वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है वो केवल वाइब्रेशनल से ही नहीं होती है, वाइब्रेशन के साथ साथ उसमें क्या होता है, रोटेशन भी होता है। तो रोटेशनल ट्रांजिशन भी उसके अंदर होता है। उस वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो मिक्स स्पेक्ट्रा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होता है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी होता है। पर तो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहे हैं जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, लेकिन उसमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो हमें पता है कि वो केवल वाइब्रेशन से ही प्राप्त नहीं होता, उसमें रोटेशन का स्पेक्ट्रा भी मिक्स हो जाता है। इसलिए हम इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्पेक्ट्रा, उसकी एनर्जी। आज जो देखना है वो हमें देखना है प्योर वाइब्रेशनल। प्योर वाइब्रेशन का मतलब है कि इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होगा जिससे हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें केवल और केवल वाइब्रेशन ही होना चाहिए, रोटेशन के स्पेक्ट्रा मिक्स नहीं होने चाहिए या रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है टॉपिक आपका प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, या जिसे हम कहते हैं प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। तो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जिसके अंदर केवल स्पेक्ट्रा की प्राप्ति वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या कंपन संक्रमण से ही होती है। रोटेशन के स्पेक्ट्रा इसमें मिक्स नहीं होते हैं या इसके अंदर रोटेशन नहीं होगा। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है? तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके अंतर्गत हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जब ग्राउंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल जो है हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाता है तो हमें क्या करता है, वो अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा देता है। और उस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या मिक्स होते हैं, उन स्पेक्ट्रा के अंदर रोटेशन के स्पेक्ट्रा भी मिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के द्वारा जिसमें उसके केवल अलाउड एनर्जी लेवल से प्योर स्पेक्ट्रा ही प्राप्त हो। कैसे स्पेक्ट्रा प्राप्त हो? केवल प्योर स्पेक्ट्रा ही प्राप्त हो, केवल उसके अंदर वाइब्रेशन ही होना चाहिए। तो हम बात करते हैं प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के द्वारा। अब प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होगा तो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए जो उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हम कहते हैं कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, या उसे हम कहते हैं कंपन आवृत्ति। कल भी हमने देखा था कंपन आवृत्ति। कंपन आवृत्ति का मान क्या होता है? तो कंपन आवृत्ति का जो मान होता है वो होता है 1/2πc√k/μ, ठीक है। ये फॉर्मूला कल भी मैंने आपको बताया था, किसका है? कंपन आवृत्ति का। मूल आवृत्ति जो होती है वाइब्रेशन के, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे मैं ये बार के रूप में लिखती हूँ, उसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को अपन वेव नंबर के रूप में शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये क्या है? के क्या कहलाता है? बल नियतांक। बल नियतांक का मान कहलाता है के, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट। म्यू क्या है? म्यू है रिड्यूस मास, जिसे हम कहते हैं समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास या समानित द्रव्यमान। सी क्या होता है? सी होती है वेलोसिटी, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर, और वी क्या है? ये फ्रिक्वेंसी होती है। अब आपको क्या करना है, हमें देखना है प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। हम एक ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ये एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और किससे? स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। तो एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं, और उनमें हम केवल बात करेंगे सिंपल या प्योर वाइब्रेशन की, रोटेशन की बात नहीं करते हैं। केवल क्या होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन ही होता है, कंपन ही होता है। तो इसके अंदर जो उसकी एनर्जी होगी, हमने जब उससे पहले वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ा तो एनर्जी पढ़ी थी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाया था? एनर्जी का हमने फॉर्मूला लगाया था V+1/2hc ओमेगा बार। और ओमेगा बार क्या है? ओमेगा बार फ्रिक्वेंसी होती है, जिसे इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। चाहे आपका चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, और आप चाहो तो देखो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्योर वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेती हूँ। ये क्या देता है? एनर्जी का मान देता है। अब जब प्योर वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, प्योर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसका मान लिखेंगे। तो इसका मान क्या दे रखा है? इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है। इस मान को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। इस मान को क्या करूँगी? यहाँ पे लिखूँगी। तो मान क्या आएगा? V+1/2
Hc, और इसका मान क्या है, इसका मान है 1/2πc √k/μ। ठीक है, इसकी जगह क्या कर लिया मैंने, इस फ्रिक्वेंसी का मान लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये C और C कॉमन है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C, तो C से C कट जाएगा, H इसके गुणा में आ जाएगा, इसकी जगह अपन H लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ। देखो 1v + 1/2, फिर ये क्या है H अपॉन, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2π, क्लियर, और ये क्या है √k/μ। ये इक्वेशन हो गई 3, और यही क्या है, ये आपके एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वेशन है। किसकी एनर्जी देता है, ये प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की एनर्जी देता है। जब प्योर वाइब्रेशन होगा तब एनर्जी का क्या व्यंजक मिलेगा, या एनर्जी की क्या इक्वेशन मिलेगी, ये एनर्जी की इक्वेशन मिलती हैं जब प्योर वाइब्रेशन हो। ठीक है, तो ये है इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी। जब प्योर वाइब्रेशन होता है तो प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे V क्या है, V तो हमें पता है, V होते हैं कंपन क्वांटम संख्या या वाइब्रेशनल, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसे कहा जाता है। और मान कितना होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का, मान होता है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो अब अपन एक काम करते हैं, जब कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें केवल प्योर वाइब्रेशन हो रहा है, उस कंडीशन में हम उसके क्या करते हैं, एनर्जी लेवल्स देखते हैं, उसके एनर्जी लेवल की एनर्जी की बात करते हैं कि उसके एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी। तो मान लो जैसे कि ये क्या है, स्पेक्ट्रा दे रहा है, जहाँ पे V = 0 है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है, V = 1 है, V = 2 है, V = 3 है, V = 4 है। इस तरह से इसके क्या है, क्वांटम्स नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। हम प्रत्येक के लिए क्या करेंगे, एनर्जी का मान निकालेंगे। किसके लिए, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनके लिए इनके एनर्जी के मान निकालते हैं। तो एनर्जी के क्या मान मिलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लेना पड़ेगा, और एक एक में क्या करना पड़ेगा, V का मान रखना है। तो एक एक में हम V के मान को रखते हैं। तो जैसे कि हम पहले लेते हैं V = 0 मान लें कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो एनर्जी क्या होगी, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो एनर्जी का फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे V की जगह क्या लिखूँगी, 0 + ½ और उसके बाद में H/2π और उसके बाद में क्या है √k/μ। ठीक है, तो ये तो आ गया 0 और +½ है। मान क्या होगा, जब अपने उस कल पढ़ा था वाइब्रेशन रोटेशनल के अंदर, तो जब ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है तब एनर्जी रहती है क्या, या 0 होती है, तब एनर्जी 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी अवश्य होती है। इसी प्रकार से इसमें भी एनर्जी अवश्य होगी। तो ये क्या होगी, ये 1/2 होगी। इसको ऐसे लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो हर जगह अब कॉमन ही आएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ k/μ.1/2। ठीक है, ये इसकी एनर्जी आती है, और ये एनर्जी किस में आती है, सेंटीमीटर इन्वर्स में आती है, कि याद रखना इसकी यूनिट है। ठीक है, ये पहले एनर्जी लेवल जब V 0 है, ग्राउंड एनर्जी लेवल की एनर्जी। अब क्या करते हैं, V = 1 की एनर्जी देखते हैं। V = 1 की एनर्जी देखो तो V की जगह क्या लगाऊंगी मैं, 1, तो E यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, V = 0 है तो V = 1 है तो ये आएगा 1 + 1/2 H/2π √k/μ। तो क्या आएगा मान इसका मान देखो 1 और ½ कितना होता है, 3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, एनर्जी का मान H/2π √k/μ.3/2 सेंटीमीटर इन्वर्स। ये क्या हो गया, सेकेंड लेवल की एनर्जी प्राप्त होगी, मतलब V = 1 पे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, V = 2 थर्ड की एनर्जी प्राप्त करेंगे, 4 की एनर्जी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आगे हम क्या करते हैं, इनकी एनर्जी देखते हैं। तो इनके जो एनर्जी के मान जो प्राप्त होंगे वो उसको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला देखो मान कौन सा प्राप्त हुआ, 0 पे है तो एनर्जी कितनी, 1/2 H/2π √k/μ.1/2। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल है तो H/2π k/μ का √3/2। इसी तरह से प्राप्त होगा 5/2। उसके बाद में इस तरह से मान हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी के बारे में है। ठीक है, जब वाइब्रेशन प्योर होता है, केवल वाइब्रेशन ही होता है, तो इस प्रकार से इनकी एनर्जी लेवल्स के बारे में ये दे रखा है।
और इनका जो एनर्जी स्पेस अगर देखा जाए तो एनर्जी स्पेस का मान भी क्या होगा, इक्वली होगा। बिल्कुल कैसे, आप चाहो तो देखो एनर्जी स्पेस के मान के लिए क्या करना, दो मानों को घटाना है, एक ये मान ले लिया, एक ये मान ले लिया। जैसे एक मैंने मान ले लिया h/2π√k/μ, ये तो दोनों में कॉमन है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ये दोनों में तो कॉमन ही है, मान पूरा कॉमन ले लिया। आपको घटाना क्या है, 3/2 में से 1/2 कितना आया, 2/2, और 2/2 को डिवाइड किया तो आया 1। इट्स मीन ये मान जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहे 0 से 1 में जाऊँ, 1 से 2 में जाऊँ, 2 से 3 में जाऊँ, एनर्जी गैप जो होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल जो एनर्जी गैप होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जब बात करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, इससे पहले वाले टॉपिक की, तब एनर्जी गैप का मान क्या देता था, hc/ω, ये सब में फिक्स था। अब बात कर रहे हैं अपन प्योर वाइब्रेशन की, तब एनर्जी के गैप का मान क्या है, h/2π√k/μ, और ये भी मान क्या है, सबके लिए फिक्स है। इसलिए जो भी एनर्जी लेवल्स प्राप्त होंगे उनके बीच का गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये आता है आपका टॉपिक प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए। क्लियर, तो ये है प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। इसके अंदर क्या होगा, रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो भी स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है उनकी इंटेंसिटी के बारे में, कि उनकी इंटेंसिटी किस प्रकार से चेंज होती है या वेरी करती है। तो अगला जो टॉपिक है इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो भी स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रिकल्स ये लाइनें मिलती हैं, ये तो एनर्जी लेवल हैं, उससे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा की जो लाइनें मिलेगी उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, किस प्रकार से चेंज होता है। तो हम बात करते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने से पहले आपको मैं वापस रिमाइंड कराती हूँ, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, 3 बातों पर। एक तो संक्रमण की प्रायिकता पर, दूसरा स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इस प्रकार से तीनों पे ये वेरी करती हैं। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाइब्रेशनल के अंदर, उसके अंदर आपको ये नहीं पढ़ना है कि ये किन किन पे डिपेंड करती हैं। ये जो इंटेंसिटी है उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक ये है आपके दे रखा है कि जो इंटेंसिटी जो होती है स्पेक्ट्रिकल्स लाइन की, उस आधार पर वो स्पेक्ट्रल लाइन कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी के आधार पर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। और हम इंटेंसिटी को किसके आधार पर देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत, अब मैं प्योर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, प्योर वाइब्रेशन का टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब वापस में आ गई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है कि क्या होगा, रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। तो रोटेशन की वजह से क्या मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी प्राप्त होता है। तो अब जैसे कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा तथा उसकी जो लाइन्स प्राप्त होगी, उस लाइन की इंटेंसिटी को हम इस तरह से शो करते हैं। ये लिखा मैंने डेल जे का मतलब होता है कि चेंज कितना होगा किसके अंदर, जे का मतलब क्या है, रोटेशन क्वांटम नंबर। ये आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो मैं वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशन भी आता है, वाइब्रेशन भी आता है। ठीक है, दोनों ही आते हैं, तो दोनों के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये डेल जे जो है वो किसके अंदर चेंज है, वो चेंज है रोटेशनल क्वांटम नंबर के अंदर, और उससे जो स्पेक्ट्रिकल्स लाइन मिलेगी उनकी इंटेंसिटी को ये बता रहा है। तो जब डेल जे का मान -1 है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रिकल्स लाइन हमें प्राप्त हुई है उनकी इंटेंसिटी मूल स्पेक्ट्रा से कम है। क्या है, मूल स्पेक्ट्रा से इंटेंसिटी कम है, तो हम उसे कहते हैं कौन सी लाइन, पी ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी ब्रांच। इस प्रकार से लाइंस प्राप्त होती हैं, जैसे लाइंस प्राप्त हुई। और ये लाइंस किसकी है, स्पेक्ट्रिकल्स लाइन है, सब मिलके क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है और स्पेक्ट्रा हमें दिखता है। तो ये कहलाती है पी, जिसके अंदर डेल जे का मान क्या होता है, -1। इसका मतलब कि जो स्पेक्ट्रा की लाइनें प्राप्त हुई इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती हैं, तो उनको कहा जाता है पी ब्रांच। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी आती है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर डेल जे +1 होता है। और डेल जे +1 होने का मतलब ये है कि जो भी स्पेक्ट्रिकल्स लाइन मिली हैं उनकी फ्रिक्वेंसी
उनकी फ्रीक्वेंसी मूल आवृत्ति से अधिक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल आवृत्ति बार बार क्या है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पढ़ी थी हमने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब स्पेक्ट्रा की आवृत्ति का मान उसके वेव नंबर के बराबर हो जाता है, स्पेक्ट्रा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसके वेव नंबर के बराबर हो जाती है ग्राउंड एनर्जी लेवल में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है। जो बैंड होते हैं उनको फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। तो ये होती है मूल आवृत्ति, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रकल्स लाइन की आवृत्ति या स्पेक्ट्रकल्स लाइन की इंटेंसिटी मूल आवृत्ति से, जो मूल उसकी आवृत्ति है उससे क्या हो जाएगी? मूल आवृत्ति से अधिक होती हैं, तो अपन को कौन सी ब्रांच प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है आर ब्रांच। ये जो स्पेक्ट्रकल्स लाइन है उससे हम कहा जाता है आर ब्रांच कहा जाता है। अतः जो भी रेखाएं प्राप्त होगी उनकी आवृत्ति उन मूल आवृत्ति से क्या होगी? अधिक होती हैं। और जब पी प्राप्त होती है तब उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होती हैं, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई। तो ये प्राप्त होती है पी ब्रांच, ये प्राप्त होती है आर ब्रांच। अब एक और ब्रांच आती है जिसे कहते हैं क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच कब प्राप्त होती है? जब डेल जे का मान 0 हो। डेल जे का मान 0, इट्स मीन उस स्पेक्ट्रा के अंदर किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जे का मान क्या है? 0। जे का मान 0 मतलब रोटेशनल क्वांटम नंबर 0, तो रोटेशन वहाँ पे नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है? केवल वाइब्रेशन वहाँ पे हो रहा है, और केवल वाइब्रेशन हो रहा है तब डेल जे इक्वल टू 0 आएगा। केवल वाइब्रेशन होगा तो उस कंडीशन में उसकी आवृत्ति जो है वो मूल आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? देखो, ये जो आवृत्ति है वो मूल आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। इससे पहले ये पी और आर ब्रांच है, तो आर ब्रांच में तो आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक, पी ब्रांच में आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं आवृत्ति और मूल आवृत्ति, तो वो कौन सी ब्रांच देता है? वो देता है क्यू ब्रांच, ठीक है। और उसके अंदर क्या नहीं होगा? रोटेशन नहीं होता है। तो उसके अंदर रोटेशन नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार की ब्रांच प्राप्त होती हैं, और ये 3 प्रकार से क्या शो कर रहे हैं? ये स्पेक्ट्रकल्स लाइंस की इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। क्लियर? तो ये है इसका अगला टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रकल्स लाइन। अब देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट विद बॉन्ड एनर्जी। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? हमें ज्ञात करना है फोर्स कांस्टेंट को, जिसका नाम होता है, जिसका मान है k। उसके बाद में उस फोर्स कांस्टेंट को रिलेट करना है बंध की ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी के साथ। तो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड रिलेट विद रिलेटेड बॉन्ड एनर्जी, रिलेटेड विद बॉन्ड एनर्जी। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो, जो भी आपका बल नियतांक है या फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, उसका एक तरह से बॉन्ड एनर्जी के साथ में गुणात्मक संबंध होता है। गुणात्मक संबंध का मतलब ये है कि फोर्स कांस्टेंट चेंज होगा तो बॉन्ड एनर्जी चेंज होगी, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। इस तरह से वो रिलेटेड होती हैं, जिसे कहते हैं इसका गुणात्मक संबंध कहा जाता है। तो फोर्स कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है? के होता है। और के अपन ने कहाँ ढूंढा था? के को हमने देखा था हुक्स के नियम के अंतर्गत। तो आपको हुक्स का नियम याद है कि हुक्स का नियम क्या कहता है? हुक्स का नियम क्या कहता है? हुक्स का नियम हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट में पढ़ी थी, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हुक्स का नियम पढ़ा। और हुक्स का नियम क्या कहता है? हुक्स का नियम ये कहता है कि जब किसी भी पदार्थ पर बल आरोपित किया जाता है, बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा? विस्थापन होगा, ठीक है। वो चीज़ क्या बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। तो बल आरोपित करने पर लगने वाला बल विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। और उसमें जो माइनस साइन था वो ये क्या शो कर रहा है? वो ये शो करता है कि जो भी बल लगता है, जो भी बल लगेगा तो विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होगा। बल यहाँ से लगेगा तो विस्थापन वहाँ होगा, और बल यहाँ से लगेगा तो विस्थापन वहाँ होगा। तो लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये कहलाता है हुक्स का नियम। तो हुक्स का नियम क्या है? लगने वाला बल विस्थापन के समानुपाती होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक साइन आता है माइनस,
और इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो क्या आता है, k आता है। और k क्या है, k को हम कहते हैं बल नियतांक कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। और नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत दिशा से लग रहा है। क्या k का मान नेगेटिव होता है, तो नहीं, k का मान नेगेटिव नहीं होता है, k का मान तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। k कैसा होता है, हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव ही होता है, इसका मान नेगेटिव नहीं होता है। अब अगर बात करें कि यदि मैं विस्थापन को x की जगह लिखूँ 1 सेंटीमीटर, x की जगह मैंने क्या लिख लिया 1 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में f क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। अतः बल का मान बल नियतांक के बराबर हो जाएगा। तो आप बल नियतांक को, ये जो k है फोर्स कांस्टेंट है, आप इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हो। कैसे, इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि बल नियतांक को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोलन का प्रति इकाई विस्थापन, दोलन का प्रति इकाई विस्थापन क्या है, बल नियतांक है। जो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका जब प्रति इकाई विस्थापन किया जाता है, या दोलन जो होता है उसका जब प्रति इकाई विस्थापन होता है, तो लगने वाला बल क्या कहलाता है, बल नियतांक कहलाता है। तो ये बल नियतांक की परिभाषा है कि दोलन का प्रति इकाई विस्थापन होता है तो लगने वाला बल बल नियतांक कहलाता है। और बल नियतांक को k से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है, k से डिनोट किया जाता है या फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। अब अपन क्या करते हैं, k का मान डिटरमाइन करते हैं। कहाँ से करेंगे, तो हमने देखा था फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है 1/2πc√k/μ। ये किसका मान है, कंपन ऊर्जा का मान है। ठीक है, अब कंपन ऊर्जा के मान के अंदर आपको k दिख रहा है, बिल्कुल ये k दिख रहा है, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, k का मान प्राप्त करते हैं। तो k का मान यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो हमें करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो रूट देख रखा है, इस रूट को अगर मैं हटा देती हूँ, इस रूट को मैं हटाऊंगी तो इन सब पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा। तो अब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर, v स्क्वायर 1/2 का हो जाएगा 4 पाई का पाई स्क्वायर, c का c स्क्वायर, और k/μ हो जाएगा। अब ये k यहाँ आ जाएगा तो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे, ये k जो है ये इक्वल में आ जाएगा, k को मैं क्या करूँ इक्वल में ले रही हूँ, तो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद में फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, और उसके बाद में म्यू। और ये म्यू क्या है आपको पता है, म्यू है रिड्यूस मास, जिसे हम क्या कहते हैं, समानित द्रव्यमान। और क्या मान होता है, m1 m1 प्लस m2। तो इसके मान को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो मान आएगा k = 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर, और ये m1 प्लस m2। ये क्या मान दे रहा है, ये मान दे रहा है k का मान। किसका मान देता है, k का मान, या जिसे हम कहते हैं बल नियतांक का मान प्राप्त होता है। तो इस मान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बल नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बल नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या किसकी हम हेल्प लेंगे। तो बल नियतांक के मान की गणना करने के लिए हम रिड्यूस मास या सामान्य द्रव्यमान की हेल्प लेते हैं। अतः अगर हमें किसी भी पदार्थ का, किसी भी मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास या सामान्य द्रव्यमान प्राप्त है, तो हम क्या कर सकते हैं, k का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें किसी भी मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी ज्ञात है, हमें उसकी वेलोसिटी ज्ञात है, तो इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, k का मान ज्ञात कर सकते हैं। और k का मान क्या कहलाता है, बल नियतांक का मान कहलाता है। और k का मान किससे रिलेट होता है, तो k का मान, बल नियतांक का मान डायरेक्टली बंध सामर्थ्यता से रिलेटेड होता है, बंध सामर्थ्यता या बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। बल नियतांक का मान जितना अधिक होगा, बंध सामर्थ्यता भी उतनी ही अधिक होगी, और बंध सामर्थ्यता अधिक होगी मतलब बंध भी उतना मजबूत होता है। इस प्रकार से डायरेक्ट रिलेट किससे करता है, ये बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्ट ये रिलेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस मास की सहायता से k का मान ज्ञात किया जा सकता है। बल नियतांक तथा बंध ऊर्जा का गुणात्मक संबंध होता है। अतः किसी भी अणु में बंध का बल नियतांक जितना अधिक होगा, उसकी बंध ऊर्जा भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार से k का मान बंध की आपेक्षिक सामर्थ्यता का या रिलेटिव स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल
HCl और ये HBr, ये HCl और ये HF है, ठीक है। ये क्या है, ये है जो हेलोजेंस के एसिड है HF, HCl, HBr और HIR। इसमें देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है HF की, उसके बाद में HCl की और फिर उसके बाद में HBr या HI की। तो सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, या कह सकते हैं सबसे वीक बॉन्ड किसका है, HI का बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए क्या करता है HI इजीली टूट जाता है, ठीक है। और HF के अंदर बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, इसलिए HF आसानी से नहीं टूटता है। तो ये एक प्रकार का डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये भी, और इसमें इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब K का मान क्या होगा, अगर मैं कहूँ इन चारों में K का मान किसका ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे, HF के लिए K का मान सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज इसके लिए जो बॉन्ड है, इसके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, तो K का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कहलाता है बंध नियतांक का मान। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपको क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट की गणना करनी है। तो छोटे छोटे बिल्कुल टॉपिक हैं, क्या क्या थे, एक तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर आज हमने पढ़ा प्योर वाइब्रेशन के बारे में, कि केवल उसके अंदर प्योर वाइब्रेशन ही होता है, रोटेशन नहीं होगा, उस कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या रहेगी, उसके जो स्पेक्ट्रा जो प्राप्त हो रहा है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या रहेगी और किस प्रकार से स्पेक्ट्रा मिलता है। उसके बाद में हमने देखा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के आधार पर 3 अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रिकल्स लाइन की ब्रांचेस प्राप्त होती हैं, और वो कौन कौन सी है, P, Q और R। और R जो होगी उसकी इंटेंसिटी मूल आवृत्ति से अधिक होती है, मतलब आवृत्ति अधिक होती है। जो P होगी उसकी मूल आवृत्ति से आवृत्ति कम होती है, तो इंटेंसिटी भी कम होगी। और Q ब्रांच तब प्राप्त होती है जब क्या हो, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर हो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की इंटेंसिटी या 3 प्रकार की स्पेक्ट्रिकल्स लाइन्स हमें प्राप्त होती हैं। और उसके बाद ये बल नियतांक का मान जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। K बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, K घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी। क्लियर। तो ये आज का टॉपिक था, आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।